नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटी लड़ी की 282वीं कड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूं, रेडियो जल मित्र विनय कुमार। और मैं रेडियो जल मित्र ज्योति। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में हर रोज़ किसी न किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण के क्षेत्र में कोई विशेष उल्लेखनीय योगदान हो। दोस्तों, हमारे आज के जल योद्धा मांगेराम चौहान जी बिजनौर के डिप्टी कलेक्टर हैं। ब्यूरोक्रेसी में आपने ऐसे इनोवेशंस, ऐसे नवाचार किए हैं जिनके बारे में आमतौर पर लोग सोच भी नहीं पाते। ये जाने जाते हैं अपने यूनिक तरीके से काम करने के लिए और प्रशासन के साथ साथ पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए। ये वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिन्होंने जब सजाएं दी तो भी पेड़ लगाने की सजा दी, और जब बात आई पुरस्कार देने की तो भी इन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया पर्यावरण संरक्षण के लिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी का रूप बदलकर इसे बना दिया ग्रीन ब्यूरोक्रेसी, और लोक सेवक होने के साथ साथ बन गए प्रकृति नायक। तो चलिए आपको मिलाते हैं हमारे आज के जल योद्धा मांगेराम चौहान जी से। आज हम आपसे बात करेंगे ग्रीन ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से जल संरक्षण विषय पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मांगेराम चौहान जी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी और विनय जी। आपको नमस्कार, आप दोनों लोगों को और आकाशवाणी लखनऊ के सभी सुधी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप एक पीसीएस अधिकारी हैं, इस समय बिजनौर के डिप्टी कलेक्टर हैं, तो इतने व्यस्तता के बीच आप जल प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी कैसे बन गए? जी, पीसीएस अधिकारी होने से पहले मैं एक सामान्य व्यक्ति भी हूँ। व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बनता है, और समाज व्यक्ति के निर्माण में बहुत सारा निवेश करता है अपने संसाधनों का। जी। अधिकारी के रूप में मेरा दायित्व तो बनता ही है कि मैं अपनी पूरी अक्षमता के साथ अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करूं। साथ ही साथ समाज द्वारा मुझ में किए गए निवेश से पूर्ण होने की जिम्मेदारी भी मेरी बनती है। इस ऋण को उतारने का माध्यम समाज सेवा ही हो सकता है। इस कारण मैंने जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को समाज सेवा करने का माध्यम बनाया। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, और जैसा हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी परिवार हर रोज जल संकट की ओर बढ़ रहा है। हमारे दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी केपटाउन दुनिया का ऐसा जल विहीन शहर घोषित कर दिया गया है, और अपने देश में भी कई शहर केपटाउन बनने की राह पर बढ़ रहे हैं। जैसे केंद्रीय भूजल बोर्ड व राजस्थान के भूजल विभाग की डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक जयपुर, अजमेर, जैसलमेर और जोधपुर में पानी की उपलब्धता का आकलन शून्य किया गया है। ऐसी स्थिति को देखते हुए हम सबका फर्ज बनता है कि सीमित जल संसाधनों का सदुपयोग और हम संरक्षण करें। साथ ही वृक्षारोपण भी जल संरक्षण का एक माध्यम है। वृक्ष जिसके द्वारा बादलों को आकर्षित करके वर्षा के माध्यम से जल स्रोतों को जल पूरित किया जा सकता है। अपनी तैनाती के तहसील में मैंने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, जो मेरे क्षेत्र तहसील क्षेत्रांतर्गत ग्राम आते थे, उन ग्रामों में जो सामाजिक कार्य में लगे हुए लोग थे और स्कूली बच्चे थे, उनके साथ जल संरक्षण की रैलियां निकाली, जिससे लोग जागरूक हो सकें। जो सबमर्सिबल चलाते हैं, पानी को अनावश्यक बहाते हैं, वो उन पर रोक लगी। और जिस तहसील में मैं तैनात था, अमरोहा जनपद की नौगांवा सादात तहसील, इस तहसील के कार्यालय की दीवारों पर मैंने जल संरक्षण और वृक्षारोपण की पेंटिंग कराई, जिससे तहसील आने वाले आम जन जागरूक हो सकें। और शोम्बी जैसा गली गली में हम लोगों ने रैलियों के माध्यम से जल संचय और जल की महत्ता को समझाने का प्रयास किया, और जो कारगर भी साबित हुआ। इस तरह समाज सेवा की ये मेरी छोटी सी यात्रा गतिमान है ज्योति जी। क्या बात है सर। ग्राम पंचायत शिकायत पंजिका के माध्यम से भी आपने पेड़ लगवाए हैं, और राशन डीलर से भी लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई है। कुछ हमें उस बारे में भी बताइए। बड़ी यूनिक सी ये चीज़ है। ये कैसे किया आपने, कहाँ से आपको थॉट्स है और किस तरह से इसे आपने कार्यान्वित किया? दरअसल अपनी सेवा काल के दौरान जो 10 से 12 मैं जन सुनवाई करता था, तो मैंने महसूस किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारी ऑफिसों में आकर अपनी बात अकेले नहीं कह पाते। उनको इसके लिए एक व्यक्ति अपने साथ, कोई वकील या कोई सामाजिक कार्यकर्ता या कोई राजनीतिक व्यक्ति लाना पड़ता है, और इस आने जाने में उनका धन भी खर्च होता है और उनका समय भी काफी लगता है, जिसको अपने कृषि कार्यों में या अपने परिवार में लगा सकते हैं।
तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण ग्राम स्तर पर ही हो सके। तो उसी से इस विचार की उत्पत्ति हुई। हमने ये देखा, ये महसूस किया कि तहसील स्तर पर 20-22 ऑफिस होते हैं विभिन्न विभागों के, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे एसडीएम की ऑफिस है, सीओ पुलिस की ऑफिस है, बिजली की कुछ ऑफिस हैं, ईओज की ऑफिस हैं, कुछ थाने हैं। लेकिन जब पंचायत स्तर पर मैंने इस विचार को ले जाना का विचार बनाया, मन बनाया, तब मैंने देखा कि एक तहसील क्षेत्र में 200-250 पंचायतें हैं। यानी हम जन समस्याओं के समाधान के लिए 250 ऑफिस एक तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें दोनों चीजें होंगी। लोगों का समय भी बचेगा आने जाने का, और अपने जन प्रतिनिधि ग्राम प्रधान को वो अपनी बात ज्यादा मजबूती से भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ गांव में एक तरह से दोनों में सुलह समझौते के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। यानी एक तरह से ये जो जन समस्याओं के समाधान में था, ये एक तरह से जन भागीदारी थी जन प्रतिनिधियों की। इससे आम जन का धन और समय, जो राष्ट्र की संपत्ति है, उसकी बचत हुई, और साथ ही साथ ये बचे हुए समय को हम लोगों ने जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों की ओर लोगों को मोड़ा। और इसमें हम लोगों ने ग्रामवासियों से, जो हमने ग्राम पंचायत शिकायत पंजिका बनाई थी, जिसमें आदमी को प्रार्थना पत्र देने की आवश्यकता नहीं थी, केवल अपना शिकायत जाकर के प्रधान के पास रख के रजिस्टर में लिखवाना था और उस पर अपना हस्ताक्षर करना था, उसी को शिकायत मानकर हम लोगों ने कार्रवाइयां की। और इससे जो समय बचा, या जो लोग मोटिवेट हुए, जो लोग एक पॉजिटिव कार्य की ओर आए, उससे फिर हम लोगों ने वृक्ष सुरक्षा बंधन एक अभियान चलवाया। यानी सरकार ने जो वृक्ष लगाए थे, सरकार प्रतिवर्ष जो वृक्ष लगाती है, उनको बचाने के लिए आह्वान किया गया गांव स्तर पे कि भाई आप अपने आसपास लगे हुए किन्हीं 5 पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उनको पालने की जिम्मेदारी ले लो, उनको पानी देने की जिम्मेदारी ले लो। तो इस तरह बहुत सारे लोग हमारे साथ आए। साथ ही साथ मैंने महसूस किया कि जो हमारे सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता हैं, उन लोगों की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। तो क्यों ना इनके माध्यम से भी लोगों को प्रेरित किया जाए। तो उनके यहाँ हम लोगों ने जल संरक्षण और वृक्षारोपण शपथ पंजिकाएं रखवाई, जिसमें वो आने वाले उपभोक्ताओं को शपथ दिलवाकर उनका हस्ताक्षर कराते, यानी एक तरह से उनको पाबंद करते अपनी कसम से कि वो जल संरक्षण करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। साथ ही साथ जो उपभोक्ताओं की राशन डीलर्स की दुकानें थी, उन शॉप के बाहर हम लोगों ने एक वृक्षारोपण करने और जल संरक्षण करने की शपथ भी लिखवाई, जिस पर आने वाले व्यक्ति हाथ रखकर शपथ लेते थे, यानी एक पोस्टर लगवाया। इससे आम जन जागरूक हुए। तो इस तरह से ये कारवां आगे बढ़ा। जी जी। तो सर, आपने डिप्टी कलेक्टर के रूप में पर्यावरण के क्षेत्र में और भी कई नवाचारी कार्य किए हैं। इसे ग्रीन ब्यूरोक्रेसी कहा जा सकता है। कृपया अपने द्वारा किए गए ऐसे अन्य कार्यों और अनुभवों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। अमरोहा जनपद में नौगावा सादात में मैं एक तहसील में तैनात था। एक समाचार चैनल पर पालम अवेडे के तापमान को 50 डिग्री होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। तो मुझे लगा कि 50 डिग्री तापमान कुछ इतना ज्यादा होगा कि व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, एक तरह से गर्मी का कर्फ्यू लग जाएगा। तो इस विचार को लेकर जब मैं अपनी तहसील पहुंचा, तो वहां पर एक थाना पड़ता है, थाना नौगावा सादात। वहां से पुलिस के लोग सीआरपीसी 1973 की धारा 151 के तहत ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार करके लाए जो झगड़ा कर रहे थे या जिनसे और शांति भंग की आशंका थी। ये दोनों अभियुक्त जब मेरे सामने लाए गए, तो तब मैंने इनसे विवाद का कारण पूछा। इनका नाली निकालने को लेकर झगड़ा था। जब ये मुझे विवाद का कारण बताने लगे, तो आपस में इनमें गर्मा गर्मी होने लगी। तब मुझे समाचार चैनल पर चला वो तापमान याद आ गया, और मुझे लगा कि भाई तापमान पृथ्वी का नहीं, लोगों का भी बढ़ा हुआ है और इस पे काम किए जाने की आवश्यकता है। वहीं से मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को रचनात्मक काम दे दें, जिससे उनमें सकारात्मकता आए, और रचनात्मक काम ऐसा दे दें जो पृथ्वी के तापमान को भी कम कर सके। तो वहीं से हम लोगों ने एक हरित बंद पत्र की शुरुआत की। यानी जो जमानत की शर्त थी, उसमें हमने अभियुक्त को 5 पेड़ और उसके 2 जमानती होते हैं, 1-1 पेड़ लगाने की जिम्मेदारी के साथ उनको जमानत दे दी। और अगली तारीखों पर इनको वृक्ष लगाकर उनकी फोटो लानी थी जो फाइल में दाखिल होनी थी। ये वृक्ष उनको अपने ही खर्चे पे लगाने थे, यानी अपनी पॉकेट से ही लगाने थे। वृक्ष फलदार छायादार हो सकते थे। वृक्षों को ये अपने घर में, अपने पशुशाला में, अपने खेत में लगा सकते थे। अगर इनके पास ऐसी जगह ना हो तो सरकारी जगह में लगा करके उनका फोटो दाखिल कर सकते थे। यानी इस तरह से ये योजना काफी कारगर सिद्ध हुई, और शांति भंग की आशंका वाले अभियुक्तों से उस जनपद में लगभग 20,000 से अधिक लोगों ने पेड़ लगा दिए इस विचार के साथ।
और मैं पूरे उत्तर प्रदेश का डाटा मैंने देखा, उत्तर प्रदेश में जितने लोग पाबंद होते हैं उन लोगों से यदि इस योजना के तहत वृक्ष लगवाए जाएं तो लगभग 78 लाख वृक्ष इन अभियुक्तों से लगवाए जा सकते हैं और इनका मानसिक परिवर्तन भी होता है, प्रतिवर्ष लगवाए जा सकते हैं। मेरे द्वारा सरकार से भी अनुरोध किया गया कि सीआरपीसी में अगर संशोधन हो जाए तो हमारे पास एक बनी बनाई व्यवस्था है तहसील में, जिस पर हम लोग इतने वृक्षों को प्रतिवर्ष लगा सकते हैं और जब व्यक्ति अपनी पॉकेट से पौधा लगाता है तो निश्चित रूप से उसको बचाने की जिम्मेदारी हमसे ज्यादा उस पर होती है और वो उसको मन से बचाता भी है। इस तरह से मेरी एक सामाजिक यात्रा गतिमान है मेरी सरकारी सेवा के साथ। क्या बात है। वो कहा जाता है ना कि पनिशमेंट कोई फायदा नहीं करता लोगों का, लेकिन ये जो करेक्शन मेथड आपका है उसने आई एम श्योर कि काफ़ी बड़ा परिवर्तन लाया। और जिस तरह आपने बोला कि जब प्रकृति के लिए इंसान कुछ करता है, उससे जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसका मानसिक शुद्धिकरण भी होता है। बहुत ही यूनिक तरीके से आप काम कर रहे हैं सर, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। विनय, कितना अच्छा लगता है ना जान करके कि कैसे समाज के अलग अलग वर्ग के लोग अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस, एक बेहतर जगह बनाने में। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के जल योद्धा मांगेराम। थैंक यू सर, मांगेराम चौहान जी। बहुत बहुत आभार आपका मांगेराम चौहान जी, हमारे साथ जुड़कर अपने अनुभव साझा करने के लिए। दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस ईमेल आईडी पर सूचित करें bkntl100@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। फिलहाल अभी के लिए मैं रेडियो जल मित्र विनय कुमार और मैं रेडियो जल मित्र ज्योति के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। कल मिलेंगे एक नए जल योद्धा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जल प्रणाम। सुनते रहिए आकाशवाणी FM, क्योंकि जहां है आप वही